अच्छा जी। सबसे पहले कुबला खान बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज, ठीक है, जो कि एक रोमांटिक पोइट था। और कुबला खान उसने लिखी। मैंने अभी आपको बियोग्राफी और इसके मेन मेन ट्रेड्स तो बता ही दिए हैं कि वो 1772 से जो है उसके बाद जो 19 सेंचुरी तक का पोइट था ये। उसके बाद जो है ये बेसिकली रोमांटिक पोइट था, लिटरेरी क्रिटिक था, फिलोसोफर था और थियोलॉजियन था। कुबला खान के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताते चलूं कि कुबला खान को कहा का जो टाइटल है, कुबला खान भी कहा जाता है। और इसका एक और टाइटल भी है, अ विजन इन ड्रीम, अ फ्रेगमेंट। ठीक है, कहा यह जाता है कि एसटी कॉलरिज ने एक ख्वाब देखा था, अ विजन इन ड्रीम। ठीक है, और इसको एक फ्रेगमेंट इसलिए कहा जाता है, फ्रेगमेंट ये बेसिकली क्यों है, क्योंकि इसमें फ्रेगमेंट बेसिकली क्यों है, क्योंकि कहा यह जाता है कि उसको किसी ने टोक दिया था, जिसकी वजह से जो है उसको अंदाजा नहीं हुआ। और वो जो है उसकी ये जो कुबला खान है वो आधी रह गई। ठीक है, कुबला खान बेसिकली एक ऐसी पोएम है जो कि उसने एक मंगोलियन रूलर था, जिसको बहुत मशहूर रूलर है, चंगेज खान। चंगेज खान का जो है ये ग्रैंडसन था। ठीक है, कुबला खान। ठीक है, और कहा यह जाता है कि एसटी कॉलरिज ने अपने ख्वाब में जो है वो कुबला खान को देखा। ठीक है, और कुबला खान इसने 1797 में ये पोएम लिखी थी, कुबला खान। ठीक है, अब उसने और ये ओपियम लेके सो गया था, ओपियम एडिक्टेड हो गया था, एडिक्टेड हो गया था, सॉरी। और इसने क्या देखा ख्वाब में कि उसने कुबला खान को देखा। और कुबला खान ने क्या किया कि एक पैलेस क्रिएट करने का ऑर्डर दिया, कि सॉरी बिल्ड करने का ऑर्डर दिया कि जी एक बिल्ड किया जाए एक पैलेस, उसकी पैलेस को। और फिर उस पैलेस के थ्रू उसने कुबला खान का एक लाइफस्टाइल हमें दिखाया। तो दैट वाज द बेसिक, कि यहाँ पे वो किस तरीके से कुबला खान को दिखाता है। मेन जो इसके ट्रेड्स थे, वो पहली बार ये क्योंकि ये फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट का मतलब जैसे जॉन कीट्स की हम हाइपीरियन पढ़ते हैं ना, तो उसको भी हम कहते हैं कि जी दैट वाज अ फ्रेगमेंट, बिकॉज वो भी एक इनकम्प्लीट पोएम थी। तो आप फ्रेगमेंट जिसके भी एंड में आएगा वो एक इनकम्प्लीट पोएम ही होगी। और इसके अंदर उसने बेसिकली किस चीज को टारगेट किया, जो मेन थीम्स थी वो थी प्लेजर, ब्यूटी और वायलेंस। जो मुझे इसकी समझ आई है कुबला खान की, ठीक है, और जो प्लेस है, सॉरी प्लेस जो थी वो जैनोडी थी, जैनाडू थी। और कुबला खान जो है उस जैनाडू में, इन जैनाडू डिड कुबला खान आ स्टेटली प्लेयर डोम डिक्री। ठीक है, वो एक हुक्म देता है कि भाई यहाँ पे एक महल तामीर किया जाए, लेकिन वो किस, फॉर द सेक ऑफ प्लेयर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेयर। एक डोम जो है वो जो है उसकी तख्लीक किया जाए, उसको क्रिएट किया जाए, उसको बिल्ड किया जाए। और यहाँ पे बेसिकली क्या था, क्यों क्रिएट किया जाए ये पैलेस, फॉर द सेक ऑफ जस्ट प्लेजर। ठीक है, स्टेटली प्लेजर से ही हमें अंदाजा हो गया कि इंसान जो है उसके अंदर एक प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड है। और वो किसी ऐसी जगह पे जिसका नाम जेनेडू है, और वो एक बड़ी ही खामोश एक जगह है, और वहां जाके एक प्लेजर स्टेट जो है वो बनाना चाहता था। तो बेसिकली एसटी कॉलरिज वो खुद कहते हैं कि जब उसने कुबला खान लिखी थी ना ये पोएम, तो वो खुद एक्चुअली कुबला खान के बारे में पढ़ रहा था, तो कुबला खान फिर उसके ख्वाब में आया। तो यहाँ पे अगर हम इसके टेक्स्ट को पढ़े थोड़ा सा, तो इन जैनटू डिड कुबला खान आ स्टेटली प्लाई योर डोम डिक्री। ठीक है, वो जो है हुक्म देता है कि भाई एक स्टेटली प्लाई योर डोम डिक्री, एक बिल्ड किया जाए एक महल को, वेयर एल द सेक्रेड रिवर रैन, जहाँ पे एल जो कि एक सेक्रेड रिवर है, ठीक है, वो जो है बहता है। और थ्रू द केवर्ड्स, केवर्ड्स गारों को, मैयरलेस टू मैन, ऐसी वो गारों से गुजरता है वो रिवर जो है, जहां पे केवर्ड्स मैयरलेस टू मैन, ऐसी गारें जो कि इंसान ने कभी देखी ना हो, डाउन टू सनलेस सी, जहां पे डाउन टू सनलेस सी यानी कि ऐसी गारें जहां पे ना तो इंसान पहुंच सकता है ना सूरज की जो है शुआएं पहुंच सकती है, डाउन टू अ सनलेस सी।
ठीक है, और वो कहाँ तक जाती हैं, एक सनलेस सी तक जाती हैं, यानी कि एक रिवर बहते हुए कहाँ तक जाएगा, एक ओशन में जाके गिरेगा। और इस पोएम का जब हम क्लाइमेक्स देखेंगे ना, तो हम देखेंगे कि वो किस तरह के ओशन में जाके गिरता है। तो ये आपका एक इंट्रो है कि जी एक महल है, उसको तामीर करना है, ज़ेनाडू में तामीर करना है, फॉर द सेक ऑफ प्लेजर तामीर करना है, लेकिन वो जाके कहाँ गिरेगा, सनलेस सी में। तो हियर इज बेसिकली, और फिर एट द एंड वो आपको एक ट्रुथ बताएगा कि इसका फायदा क्या है भाई। ठीक है, ऑल दो वो बताएगा, रादर इट इज द, ये जो स्टेटस के पीछे हम भागते हैं या हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा महल तामीर हो जाए, तो क्या वाकई वो हमें एक फायदा दे पाएगा, या फिर वो कोई एक डेंजरस जगह है, या वो हमारी कोई डेंजरस इमेजिनेशन है, या वो हमारी वो ख्वाहिशात है शायद वो जो कभी पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, सो ट्वाइस 5 miles of fertile ground with balls and flowers were girt round। और क्या कहाँ पे, सो ट्वाइस 5 miles fertile, जहाँ पे कैसा एरिया है जहाँ पे ट्वाइस 5 miles fertile ग्राउंड, इतने मीलों जो है वहां पे फर्टाइल ग्राउंड फैले हुए हैं, विद वॉल्स एंड टॉवर वर गिर्डेड राउंड, जिसके इर्द गिर्द वॉल्स एंड टॉवर्स हैं। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सिनियस रिल्स, और वहां पे क्या है, गार्डन ब्राइट है सीनियर रिल्स रिल्स के साथ, एंड छोटी छोटी दीवारें, वेयर ब्लॉसम मैनी एन इंसेंस बेयरिंग ट्री, और जहां पे ब्लॉसम करते हैं बहुत से इंसेंस बेयरिंग ट्री। ठीक है, यानी कि इंसेंस बेयरिंग, खुशबू से भरे हुए दरख्त जो हैं वो ब्लॉसम करते हैं। एंड इंसेंस क्यों, इंसेंस बेयरिंग क्यों कहा यहाँ पे कहा जा रहा है, यानी कि वो फीलिंग्स जो कि शायद इंसान बेयर नहीं कर सकते, वो इमोशंस वो फीलिंग्स उन दरख्तों के अंदर हैं, इसलिए वो ब्लॉसम कर रहे हैं, इसलिए वो हैप्पीनेस बिखेर रहे हैं, क्योंकि वो इंसेंस बेयरिंग ट्रीज है। एंड हियर वर फॉरेस्ट एंशिएंट एज हिल्स, और वहां पे ऐसे फॉरेस्ट हैं, इतने पुराने फॉरेस्ट एज द हिल्स, ठीक है, जैसे कोई हिल्स हो, एनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, जो कि एनफोल्ड करते हैं, जिसके अंदर छा गए हैं वो सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी। बट ओ दैट डीप रोमांटिक जैज which slanted down the green hill atward a cedar cover a savage प्लेस। फिर वो क्या कहता है, इतनी खूबसूरत एक इमेजिनेशन क्रिएट करने के बाद, उस महल को क्रिएट करने के बाद वो क्या कहता है, रेल्स बेटा छोटे छोटे नदी नालों को कहते हैं, ये कह रहे हैं ना सीनियर स्टूडेंट। अच्छा जी, अनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, और वो क्या करता है, अनफोल्ड करता है उन ग्रीनरी के स्पॉट्स को। रोमांटिक जैज्म जो है वो किसको कहा जा रहा है, बट ओ दैट रोमांटिक जैज। ठीक है, जैज वो एल्फ को कह रहा है, ठीक है, रिवर एल्फ को कह रहा है, वो कहता है ओ वो डीप रोमांटिक जैज विद स्लैंटेड डाउन द ग्रीन हिल, जो कि बहता है उन ग्रीन हिल के साथ। एडवर्ड अ कैडर्न कवर, एडवर्ड वो जिसको एक कैडर्न ने कवर किया है, अ सेवेज प्लेस, वो तो एक सेवेज प्लेस है, सेवेज वाइल्ड प्लेस है, वाई दैट इज। अब वाइल्ड वो उसको यहाँ पे पता है क्यों कह रहा है, सेवेज क्यों, एक्सट्रीम ब्यूटीफुल है जी, एज होली एंड एनचेंटेड, और होली भी है और एनचेंटेड भी है। अब यहाँ पे देखिए जक्स्टा पोज कर रहा है, एक तरह से उसको सेवेज प्लेस कह रहा है, दूसरी तरफ वो उसको होली और एनचेंटेड कह रहा है। इट मीन्स के देयर इज द कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ अ रियल एंड इमेजिनेटिव वर्ल्ड। ठीक है, व्हाट, देयर इज समथिंग बियॉन्ड द ट्रूथ, जो कि वो एक्सप्लोर करने जा रहा है विद दिस। यहाँ पे ड्रामेटिक, इसको कहते हैं ड्रामेटिक टेक्निक, कि पोएट जो है एक जक्सटापोज करके दो ऑपोजिट वर्ड को एक लाइन के अंदर ला के एक ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है, कि व्हाट टू बी एंड नॉट टू बी वाली सिचुएशन अब यहाँ पे क्रिएट हो गई। ठीक है, एज एवर बेनेथ अ वार्निंग मून वॉज हॉन्टिंग, और जहां पे बेनेथ एक वार्निंग मून जो है वो हॉन्ट करता है बाय वीमेन वेलिंग फॉर हर डेमन लवर। और अब वो उसको एक सेविज प्लेस भी कह रहा है, और उसको होली और एनचैंटेड भी कह रहा है, जहां पे beneath द वार्निंग मून हॉन्टेड, जहां पे एक वार्निंग मून जो है हॉन्ट करता है, यानी कि अंधेरा ही अंधेरा है, बाय विमेन वेलिंग, जहां पे एक विमेन वेल करती है फॉर हम डेमन लवर। डेमन कहते हैं जंगली वहशी लवर को, उसके जालिम जो लवर है उसको वो वेल कर रही है उसको। एंड फ्रॉम दिस chasm which sees less turmoil seething, और इसी chasm से
इस सीजन, ये सीजलेस टर्मोइल, सीदिंग, सीदिंग बेसिकली यहाँ पे सूदिंग होगा, एज इफ दिस अर्थ इज फास्ट थिक पैंट्स वर ब्रीथिंग। और वो कहते हैं इसी चैसम में, इसी सीजलेस टर्मोइल सीइंग में, ये जो अर्थ है इन फास्ट थिक पैंट्स वो ब्रीथ कर रही है, मतलब उसके टर्मोइल में, उसके इस तरह के जो उसकी एक आहें हैं उसमें, ये जो अर्थ है इन फास्ट एक पैंट्स पर, मतलब वो अर्थ इस तरह से हो गई है इन सीजलेस टर्मोइल सीथिंग में, कि ऐसे जैसे ये सब कुछ ब्रीद कर रहा है, यानी कि इतनी खूबसूरत ब्यूटी है कि सब कुछ ब्रीद करता है। माइटी फाउंटेन मोमेंट्री वॉज फॉर, और फिर क्या होता है वहां से एक माइटी फाउंटेन मोमेंट्री वो फूट पड़ता, फोर्स्ड हो जाता है, यानी कि फूट पड़ता है बेसिकली। amid those swift half intermittent bursts, अचानक से वो बर्स्ट कर जाता है, ह्यूज फ्रेगमेंट vaulted like rebounding hail, और ह्यूज फ्रेगमेंट्स वॉल्ट, और उसके जो 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 उसके उसके जिसे कहना चाहिए उर्दू में हम क्या कहेंगे उसको, कि जो उसकी आबशारें बहती हैं, या आबशारें तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, हाँ आबशार टाइप फ्रेगमेंट्स, उसके जो कतरे गिरते हैं, या उसकी जो पानी का जो बहाव फ्लो होता है, वो क्या क्या है, ऐसे जैसे छोटे छोटे पत्थर रिमाउंडिंग हेल्स हो, और शेफी ग्रेन beneath द थ्रेशर फ्रेल, और वो इस तरह से गिर रहे हैं जैसे शेफी ग्रेन हो beneath द थ्रेशर फ्रेल, एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस, और फिर इन्हीं मिड यहाँ पे अमिड अमोंग दीज डांसिंग रॉक्स में एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटरी द सेक्रेड रिवर। वही रिवर एल्फ की बात हो रही है जो हमने स्टार्ट में बात की थी ना, इन्हीं के दरमियान ये रिवर एल्फ बह रहा है, ठीक है। अब वो रिवर एल्फ के साथ ही बहते बहते वो यहाँ तक पहुंच गया। 5 miles meandering with mazy motion through wood and dale, the sacred river ran, और 5 miles meandering में ये मेजी मोशंस, मेज यानी कि गोल गोल जो घूम रहा है ये जो रिवर, थ्रू द वुड और डेल द सेक्रेड रिवर रेन, देन रीच द केवर्न्स मयरलेस टू मैन, और ये जो है रीच कर जाते हैं उन केवर्न्स तक जो कि मयरलेस टू मैन है, यानी कि उन वो गारों की जो बात हो रही थी ना, जहां पे सन की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती, जहां पे मैन, अब वहां पे मैन पहुंच गया। एंड से अब कहाँ, मतलब कौन वहां पे पहुंच गया, रिवर एल्फ वहां पे पहुंच गया, एंड सैंक इन टमल टू अ लाइफलेस ओशन। अब वो जो रिवर है, यानी कि वो जो दरिया बहते हुए कहाँ पे जाता है, पहले तो देखें जब तक वो दरिया था वो जगह जगह से गुजरा था, लेकिन अब वो एक लाइफलेस ओशन में जाके वो दरिया गिर गया है। And amid this tumult, Kubla heard from far ancestral voices prophesy war. अब क्या हुआ, जब वो ओशन में जाके वो दरिया गिरा तो वहां पे खामोशी हो गई, और वहां पहुंचने के बाद जो है amid this tumult कुबला खान heard from far, वहां तक जब कुबला खान पहुंचता है तो उसको एंसेस्टर से एक आवाज आती है, एक प्रोफेसी आती है अबाउट द वॉर, यानी कि अगर तुम बुलंदियों को छू लोगे, तुम्हारे पास वेल्थ आ जाएगी, तो तुम तो वॉर में पड़ जाओगे। तो देयर इज अगेन अ डेंजर, यानी कि वेल्थ को हासिल करने के बाद भी एक डेंजर है कि कहीं छिन ना जाए, कहीं वॉर ना हो जाए, कहीं। अब यहाँ पे ये जो लाइंस है कि उसको आवाज आती है कुबला खान को कि भाई ये तो वॉर हो जाएगी अब, ठीक है, उस, और एंसेस्टर्स की आती है, पुराने लोगों की आती है। अच्छा यहाँ पे देखें कि द शेडो ऑफ डोम ऑफ प्लेयर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स। अब ये एंसेस्टर्स की बात पीछे रह गई, अब क्या होता है, वो जो शेडो ऑफ डूम, डोम वो महल की बात हो रही है, ठीक है, डोम ऑफ प्लेयर, वो जो वो महल बनाता है ना, डोम ऑफ प्लेयर, वो फ्लोट करता है मिडवे ऑन द वेव्स, वेव्स के ऊपर वो फ्लोट करता है। वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मयर फ्रॉम द फाउंटेन एंड केव, जहां पे मिंगल्ड मयर जो है, फाउंटेन्स और केव जो है वो सुनाई दिए जाते हैं, ठीक है। अब वो जो ओशन है उसके ऊपर वो डोम जो महल है बेटा, उसका एक शेडो पड़ता है उन फ्लोटिंग मिडवे वेव्स के ऊपर, जहां पे मिंगल्ड मयर फाउंटेन और केव्स भी जो है वो सुनाई देते हैं। इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस अ सनी प्लेयर डूम विद केव्स ऑफ आइस, और ये एक मिरेकल है, एक ऑफ रेयर डिवाइस कि एक सनी प्लेयर डूम नजर आया विद केव ऑफ आइस, जिसको जो जिसके अंदर केव्स ऑफ आइस है, ठीक है, एक ऐसी गारें हैं
जो कि आइस की हैं। अ डैमसेल विद अ डल डलसीमर। फिर डैमसेल एक जवान औरत, जो एक इथोपियन औरत जो है, वो एक डलसीमर, एक वायलिन टाइप, एक गिटार टाइप एक इंस्ट्रूमेंट है, वो नजर आती है इन अ विजन वंस आई सॉ। फिर उसको उस ड्रीम के अंदर, किसको, एसटी कॉलरिज को, पोइट को, अपने ड्रीम में एक औरत नजर आती है जो कि कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रही है जिसको डल्सिमर कहा जाता है। इट वॉज एन एबिसिनियन मेड। और ये क्या है, ये एबिसिनियन मेड है या ये इथोपियन मेड है। एंड ऑन हर डल्सिमर शी प्लेड, और वो अपना डल्सिमर बजाती है, गाना गाती है, सिंगिंग ऑफ माउंट एबोरा, और वो माउंट एबोरा के बारे में सिंग करती है। कुड आई रिवाइव विद मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग। और कुड आई रिवाइव विद मी, और वो कहते हैं कि उस, जब वो प्ले करती है ना वो सॉन्ग, तो शायद मैं दोबारा से रिवाइव होता हूँ। कुड आई रिवाइव विद मी, क्या मैं दोबारा से रिवाइव हो सकता हूँ अपने आप के अंदर। हर सिंपनी एंड सॉन्ग, ड्यू टू हर सिंपनी एंड सॉन्ग, उसके जो टोन है, उसकी जो, वो कहता है मुझे वो समझ तो नहीं आ रहा होता, वो जो एथोपियन में गाना गाती है मुझे समझ तो नहीं आता, लेकिन उसकी जो लिरिक्स हैं और उसका जो सॉन्ग है, क्या वो मुझे रिवाइव कर सकता है। टू सच ए डीप डिलाइट टू आइज टू आइन मी, और उसका वो जो डीप डिलाइट है, इट वुड, ठीक है, टी वुड लिखा है ना, इसको इट वुड पढ़ेंगे, इट वुड विद मी, वो मुझे जीत गया। दैट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, यानी कि अब वो कह रहे हैं कि मुझे वो महल तो नहीं जीता, ठीक है, जिसमें से वो एंसेस्टर्स की तरफ से एक वॉर, एक टेरर की साउंड आ रही थी, लेकिन मुझे जो है ना वो शैडोज जीत सके, मुझे जिस चीज ने डिलाइट दिया वो उस औरत का एक गाना था, ठीक है, जो कि शायद मुझे जीत गया, ठीक है, इट विन मी। That this music loud and loud, I would build that doom in air। या तब वो मुझे ऐसे जीत गया, वो ऐसे मेरे दिल पे नक्श हो गया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं ये गाना जो है, इसका जो महल है वो हवा में बना दूं। यानी कि वो कहता है कि अगर तू दरिया के किनारे होगा, एक बादशाह का महल होगा, तो वहां तक तो कोई भी नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन मैं अगर हवा में वो महल क्रिएट कर दूं तो तमाम दुनिया को मेरा मैसेज जा सकता है। तो I would build that dome in air, that sunny dome whose caves of ice, वो sunny domes जिसकी caves जो हैं ice की हैं, and all who heard should see them there, and all should cry beware beware। और मतलब जब वो, मैं वो सनी डोम बनाऊं, ठीक है, डोम बनाऊं आसमान के ऊपर, तो वो जो केव्स ऑफ आइस हैं, ऑल हु वुड हु हर्ड शुड सी देम देयर, तो तमाम लोग मेरी वो आवाज सुन सकेंगे, हर इंसान जो है मेरा वो मैसेज देख सकेगा जो मैंने हवा में एक महल तामीर करके दे, एंड ऑल शुड क्राई। और फिर उस महल को देखने के बाद सब ये कहेंगे बीवियर बीवियर, हिज फ्लैशिंग आईज, हिज फ्लोटिंग हेयर। और वो महल देखते हुए वो क्या कहेंगे लोग, कि हिज फ्लैशिंग आईज, उसकी फ्लैशिंग आईज देखो, उसके फ्लोटिंग हेयर देखो। वेव अ सर्कल अराउंड हिम थ्राइस, जो कि उसके इर्द गिर्द एक सर्कल कर लेंगे। एंड क्लोज योर आईज विद होली ड्रेड, और वो होली ड्रेड के साथ अपनी आंखें शायद बंद कर लेंगे। And close your eyes with holy dreads, for he on honey dew hath fed। क्योंकि वो हनी ड्यू एक ऐसी खुराक जो कि गॉड शायद जो है फेड करता है। एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, शायद इसने वो ड्रंक कर लिया है मिल्क ऑफ पैराडाइज, तो क्योंकि ये अब सच बोल रहा है तो इससे शायद बच जाओ, और जो है अपनी आंखें बंद कर लो विद होली ड्रेड, क्योंकि इसको वो मिल गया है जो कि गॉड्स को मिलता है। तो एक्चुअली यहाँ पे दिखाया ये जा रहा है कि जो इंसान सच बोलता है लोग उसकी तरफ आंखें बंद कर लेते हैं, और वो कहता है कि ये मैं जो मैसेज है अपना आसमानों पे लिखूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कुबला खान की अगर इस पोएम को हम क्रिटिकल एनालिसिस करें तो क्या है। बेसिकली ही स्मोक्स ओपियम, ठीक है, सबसे पहले तो वो ओपियम का आदी था। ही एंटर्स अ प्लेस दैट सुपर ब्यूटीफुल, द प्लेस इज अमेजिंग, बट एट द सेम टाइम evil look for dichotomy, he can feel I living him, is he feeling it living him। at the end he wants people not to look at because it is so beautiful, इतनी खूबसूरत कि वो कहता है कि लोग ना देखें।
Kubla has a place that's so amazing that it brings pain, and pain from not being to be there forever. Pain of knowing it's out of there when he can't be there. Pain of not wanting to share it. It's like anything we love and covet. Nothing brings beauty without bringing pain within it. And all who look shall see them there, and all should cry, beware, beware. His flashing eyes, his floating hair, weave a circle around him thrice, and close your eyes with holy dread, for he on honey mildew fed, and drunk the milk of paradise. Help me out. अच्छा जी, नेक्स्ट डिक्शन में हम देखते हैं कि क्या है। पोएटिक डिक्शन, पोएटिक फार्मूला। ठीक है, डिक्शन आपको पता है किसे कहते हैं? पोएटिक डिक्शन होती है ना। द पोएम इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट एंड विविड। डिक्शन बेटा पोएट्री की डेफिनेशन को कहते हैं बाज का डिक्शन। ठीक है, कि किस पोएटिक डिक्शन पे, जैसे वर्ड्सवर्थ की कहता है ना पोएटिक डिक्शन के पोएट्री इज द इमेजिनेटिव फ्लो ऑफ इमोशंस। ठीक है, वो कहता है कि ये तो टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस है, तो वो उसकी पोएटिक डिक्शन है एक्चुअली। द पोएम इज विजनरी पोएम फॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट विविड एंड हैज ऑब्सोलीट वर्ड्स। इट यूजेस intricate language to portray the vision that Coleridge had. The words are flowing and mellow, like sinuous and enfolding at the end summons a feeling of being embraced by peacefulness of Xanadu. This poem is famous not for the story it tells, but how it is told. It uses elaborate, vivid language used to describe places and sights. Gardens bring bright with sinuous rills and sunny spots of greenery. This poem was written while Samuel Taylor was high on opium. So, in the poem, he presents us with words full of image-rich metaphor for the joyous pain and temptation that drives someone to use opium. A player dome near which runs a sacred river which is surrounded by fertile lands, gardens, and ancient forests. This is the Xanadu that Coleridge first presents for us. The place is peaceful like the state that is brought by using opium. ठीक है, Xanadu तक कैसे पहुंचा? ओपियम की वजह से, और imaginative parts obviously, dream की वजह से. While writing Kubla Khan, Coleridge was high on opium. The drug was used in classical Greece, Rome, India, and China, where it was the cause of two wars. Physicians prescribed it to kill pain. It was used as social drug and it was used by a lot to forget about the grief in their lives. टोन एंड मूड देख लेते हैं. पिक्चर हाउ द यूटोपिया डिस्क्राइब्ड माइट लुक. ये जनाब एक पिक्चर, यूटोपिया आपको पता आइडियल लैंड को कहते हैं. The introduction to poem is vivid and exciting as it prescribes a sense of utopia. A place is prescribed with lush green forest and a beautiful river running through the canyons. The tone then changes to earlier as a woman is described caring for her demon lover, sorry, crying for her demon. The author रो रही थी भाई वो अपने demon lover के लिए. The author portrays excitement when talking about the lush river. The reader feels wonder and enthusiasm about the place, palace, and river. The mood of river is frightful and scary when talking about the women by the river. Toward the end of the poem, the tone of the poet's attitude is mysterious as you hear him describe vision of the past. The poem conveys situational irony in beginning when the author talks about how perfect the palace is, but then mentions the spooky place where the woman cries for her demon lover. रिटोरिकल सिचुएशन. ठीक है, क्वेश्चनिंग एक जो सिचुएशन होती है ना वो क्रिएट करना. The author seems like he is speaking to the large crowd of people trying to pull in their attention. ठीक है, टेंशन क्रिएट करने के लिए जो क्वेश्चनिंग एक या एक रिटोरिकल रिपीटेटिव एक इमेजिनेशन क्रिएट करना. द स्पीकर ऑफ द पोएम सीम्स एज इफ ही स्पीकिंग टू द क्राउड. द स्पीकर यूजेस great imagery to pull the reader in to make it feel like you are being spoken to directly. This is why the speaker uses dramatic descriptions in the beginning of the poem. The speaker makes sure not to lose the audience attention, and to do so, he makes sure to throw in some figurative language and vivid. Figurative language ये जो आप literary terms पढ़ते हैं ना उसको कहते हैं, जैसे irony, satire, imagery, ये सब figurative languages होती हैं. The speaker appears as mysterious figure trying to impress large crowd. He does so by making figurative language, alliteration, use of same beginning consonant sound,
सनलेस सी, ठीक है, इसमें देखें एस साउंड जो है रिपीट हो रही है, कॉन्सोनेंट्स रिपीट हो रहे हैं, सनलेस, स साउंड, सनलेस सी, सनी स्पॉट, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं किसी इन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को ह्यूमनली ट्रेट्स दे देना, यानी कि वो ह्यूमन की तरह बात करने लग जाए, बिहेव करने लग जाए। आज सेवेज पैलेस, ठीक है। अब सेवेज प्लेस, प्लेस तो सेवेज नहीं हो सकती ना, इंसान तो जालिम हो सकता है, वाइल्ड भी हो सकता है, लेकिन प्लेस नहीं हो सकती। एज होली एज एनचेंटेड, beneath a warning moon, and if this earth is fast thick pants were breathing, क्या अर्थ ब्रीथ कर सकती है अपने फास्ट थिक पैंट्स के साथ? लेकिन यहाँ पे वो अर्थ को ब्रीदिंग ट्रेड दे देता है। Similes, a comparison using like or as. For example, and here were forests ancient as the hill, ठीक है। फॉरेस्ट कितने पुराने, जैसे हिल्स होती हैं। ह्यूज फ्रेगमेंट वॉल्टेड लाइक रिबाउंडिंग हेल, अब यहाँ पे ह्यूज एंड हेल आपस में एलिट्रेट कर रहा है। मेटाफर अ डायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है। मेटाफर कहते हैं कि दो ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स को के जो ट्रेट्स है ना वो सेम हो जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द डाउन ग्रीन हिल ऑथवर्ड आ कैडन कवर, ठीक है। वो जो डाउन ग्रीन हिल है वो क्या है, कैसी है, वो ऑथवर्ड आ कैडन कवर है। यानी कि हम कहते हैं ना ही इज एज कनिंग एज अ फॉक्स, ये तो सिमिली होगी, एज कनिंग एज। अगर हम उसे ये कहेंगे ही इज अ फॉक्स, तो हमें फौरन ही समझ आ जाएगा कि वो इतना कनिंग है जितना कहेगा। तो हम डायरेक्ट एक ह्यूमन को कोई ट्रेड दे दें, उसको एक नाम दे दें उसको, यानी कि दो ऑपोजिट ऑब्जेक्ट के ट्रेड सेम करके हम कहते हैं ना चांद जमीन पे उतर आया, तो चांद तो जमीन पे नहीं उतर आया, लेकिन हम क्या, एक खूबसूरत लड़की को चांद कह रहे हैं, तो हम दैट इज बेसिकली मेटाफोरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है, इसको कहते हैं इमेजरी थ्रू इमेजेस, ठीक है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन के थ्रू इमेजरी क्रिएट करना। Samuel Coleridge uses description imagery to make the reader picture this great utopia, the emperor's palace, but with disturbing thoughts such as it was haunted by a woman wailing for her demon lover. He describes in great detail a sacred river that flows through a canon. Kubla Khan himself was seen listening to the noisy river and thinking about the war. The reader can picture this lush ground and hear the noisy river for the descriptive language used. Example of imagery used in the poem Sunless Sea, ठीक है। अब वो कैसी कैसी इमेजरी यूज कर रहा है? नंबर वन, सनलेस सी यूज कर रहा है, garden bright with sunless frills, enfolding sunny spots of greenery, ठीक है, ये सारे वो यूज करता है। सिंबोलिज्म, रिवर को वो सिंबलाइज करता है। अब लेट्स सी, द स्पीकर mentions the river in the over half poem. The description on how powerful it is draws us to the conclusion that the main image is about the excitement and power of earth's nature wonders. The ocean is described as dark, ठीक है, gloomy and mysterious, क्योंकि ओशन बड़ा था, रिवर छोटा था, रिवर जाके ओशन में गिरा। यानी कि वो बता रहा है कि इंसान अगर बुलंदी पे चला जाता है तो बेसिकली वो बिल्कुल डेड हो जाता है, ठीक है। अगर वो ओशन बन जाएगा, रिवर तो फ्लो करता है, ओशन तो नहीं आगे फ्लो करता ना, तो वो ओशन को जो है वो डेड कहता है, यानी कि वहां पे तो आवाज ही कोई नहीं आती। तो वहां पहुंच के एक्चुअली फिर इंसान को एक आवाज आती है जो बड़ी ड्रेडफुल वॉइस होती है। It seems to be a dead end and an unknown open space. It could possibly be seen as an underworld type environment when compared to the lush utopia also described. Women and demon lover. The description of the woman wailing for her lover, who is also a demon, describes supernatural power and romance, but it can also be related to excitement. साउंड जो है, इसमें राइम स्कीम देख लेते हैं। राइम स्कीम का आप लोगों को पता है? राइम स्कीम कभी निकाली है पोएम्स की? इट हैज राइम स्कीम, ये मेरा आप लेक्चर कभी सुनिएगा, राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं पोएम के। इट हैज राइमिंग आइदर बैक टू बैक और आइदर लाइन टू लाइन। फॉर एग्जांपल, राउंड एंड ग्राउंड, देखें फर्स्ट लाइन में राउंड होगा, सेकंड लाइन में ग्राउंड होगा। हेल एंड फ्रेल, ठीक है। इसी तरह एंडिंग साउंड्स जो होती है ना, अगर वो एक जैसी हो तो हम कहते हैं ये हीरोइक कॉपलेट्स हैं, ठीक है। यानी कि हम उर्दू में कहते थे ना काफिया और अदीफ, ठीक है, यहाँ पे वो राइमिंग स्कीम होती है। फर्स्ट लाइन के अंदर राउंड एंड ग्राउंड ये सब आपस में राइम कर रहे हैं, स्लैंटेड एंड चैंटेड। अच्छा, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन अभी हमने बताया कि
रिपीटेशन ऑफ साउंड, फॉर एग्जाम्पल सनलेस सी, वीमेन वेलिंग, इसमें वॉ साउंड रिपीट हो रही है, मेजी मोशन में म साउंड रिपीट हो रही है, डीप डिलाइट, ठीक है, ड साउंड रिपीट हो रही है, कैकोफोनी, थ्रू आउट द पोएम देयर वाज सेवरल लाइन्स दैट राइम बट आर ब्रोकन अप बाय वर्ड्स एंड डिड नॉट राइम आफ्टर फ्यू लाइन्स, सो इट ब्रेक्स द राइम of poem. For example, but oh, that deep romantic jazz which slanted down the green hill onward ah cadam cover. ठीक है, ये उसने यहाँ पे सारा repetition in this poem. Repetition is used with certain words that sound same, have the same ending, xing, breathing, rebounding, professing, dancing, warning, lifeless, measureless, ceaseless. ठीक है, next poem structure जो है ये जनाब इसकी राइमिंग स्कीम, एक्चुअली दैट इज बेसिकली द राइमिंग स्कीम जो यहाँ पे लिखी है। द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स माइट इंक्लूड द कॉपलेट, कॉपलेट बेटा टू लाइन स्टैंजा को कहते हैं, स्ट्रोफ एंड स्टैंजा, ठीक है, स्ट्रोफ कॉपलेट टू लाइन स्टैंजा को कहते हैं, और टू लाइन्स पोएम को कॉपलेट कहते हैं, यानी कि, और स्ट्रोफ जो है वो जो एक स्ट्रोफ दे देते हैं जैसे आ, ठीक है, उसके बाद स्टैंजा, स्टैंजा आपको पता ही है, फोर लाइन स्टैंजा भी होता है, सिक्स लाइन भी होता है, एट लाइन्स भी होता है। Poets and dark poetry combine the use of language and a specific structure to create an imaginative and expressive poem such as Kubla Khan. The structure used in dark poetry types also used when considering the visual effect of a finished poem. Elements that make the poem dark as are repetition and lot of imagery. The shadow of dome of pleasure floated midway on the waste where was heard the mingled murmur from the fountain and cave. ठीक है, एक शेडो है ऑफ डोम ऑफ लाइट, अब उसको वो शेडो कह रहा है, गौर करें जरा, डोम ऑफ लाइट, हम इस डोम ऑफ लाइट के पीछे भागते हैं, लेकिन एंड क्या होता है, जब वो एंड पे पहुंचता है तो कैसी आवाज आती है, एंसेस्टर से, ठीक है, वॉर की, and all who heard should see them there, and all should cry, beware, beware. His flashing eyes, his floating hair, weave a circle round his thighs, and close your eyes with holy dread. This poem is written as iambic tetrameter and uses an alternating rhyming scheme. जैसे first stanza में A B C C D E D, मतलब ये मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे बनती है कभी, और conclusion और evaluation जो है, writer of the poem made his point very fast in beginning and getting right to it. He started out real dramatic in his description. He repeated himself plenty of times for the dramatic effect, as if he were telling a story to a crowd or preaching to an audience. He never let his energy drop through the poem. The fact that most of poem rhymed and parts of it did not make the flow off, so it matched with his mood and the dark them of poem elements author used the most were repetition and imagery. These elements were affected because of it makes a more vivid vision of the reader. अच्छा जी, अब मैं आपको बता देती हूँ राइमिक स्कीम, नौशीन अंदाजा है क्या होती है, कभी निकाली है राइमिक स्कीम? देखें जी, ये यहाँ पे देखें, ये राइमिक स्कीम में हमेशा एंडिंग साउंड्स जो है ना, उसको एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं इनको हम एंडिंग साउंड्स भी कहते हैं, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है, इसको अंडरलाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको खान को अंडरलाइन कर लेती हूँ, इसी तरह मैं यहाँ पे डिक्री को अंडरलाइन कर लेती हूँ, रेन को, मैन को, एंड देन सी को। लेट्स सी, खान किसी के साथ मैच कर रहा है, दैट इज ए साउंड, खान इज ए साउंड, ठीक है। उसके बाद डिक्री जो है दैट इज, ये राइम नहीं कर रही खान के साथ, तो इसको हम बी साउंड कहेंगे। अच्छा, खान और रैन ये दोनों आन, दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, इसको हम फिर ए कहेंगे। रैन और मैन ये भी जो है राइम कर रहा है, और सी जो है वो डिक्री के साथ, ये जो बी साउंड हमने कही थी, तो ये अब बी साउंड है, ठीक है। तो हर वो साउंड जो पिछली साउंड के साथ मिल रही है, तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए बी, ठीक है। ये जो स्टैंजा है 1 2 3 4 5 लाइंस का है, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ये है ए बी, ठीक है। तो इसी तरीके से अब बाकी सबकी भी देखें, यहाँ पे स्टैंजा पैटर्न सेम है, नीचे जाके स्टैंजा पैटर्न डिफरेंट हो गया, तो इसको राइमिंग स्कीम कहते हैं। अब अगर तो यहाँ पे देखें, ये ग्राउंड है ना और राउंड है, यहाँ पे अगर आप
तो अब ग्राउंड और राउंड आपस में तो राइम कर रहे हैं, लेकिन पिछले पैराग्राफ में किसी के साथ राइम नहीं कर रहे, तो फिर अब ये सी साउंड है। ठीक है, दैट इज सी। फिर एंटर साउंड और ग्राउंड, दैट इज ऑल्सो सी। और फिर उसके बाद जो है रिल्स एंड ट्री, ट्री डिक्री के साथ मिल रहा है, और रिल्स पीछे किसी से ना, तो ये हो गया जी। रिल्स हमारा जो है वो डी साउंड हो गई। और उसके बाद जो है हमारी फिर दोबारा बी साउंड होगी, डी बी, हिल्स और रिल्स आपस में डी बी डी हो गया। और ग्रीनरी, री, ट्री के साथ मिल रहा है, तो दैट इज अवर सी साउंड। ये जनाब बेटा इसकी सी सी डी बी सी, ये इसकी जो है हमारी राइमिंग स्कीम होगी। यहाँ तक नौशीन कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लीजिए। नहीं, ये तो क्लियर है। क्लियर है?